इस वीडियो में हम बीएड के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 2 करेंगे। और इससे पहले मैं आपको इसी सब्जेक्ट का यूनिट 1 करवा चुकी हूँ, तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लें पहले और उसके बाद यहाँ पर यूनिट 2 करें। इससे क्या होगा कि आपका यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि आपके सब्जेक्ट के अंदर टोटल बीएड में यूनिट 4 लगाए गए हैं और थोड़े से यूनिट बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न केवल आपके बीएड के लिए बल्कि और जितने भी आपके टीचिंग के और कॉम्पिटिटिव वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके लिए भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। चाहे वो सीटेट हो या फिर आपका नेट जेआरएफ हो एजुकेशन का, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। तो यूनिट 2 का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति विभिन्नता होती है कि एक इंसान दूसरे से कैसे अलग है, उसके ऊपर जो पूरी यूनिट है वो आपकी फोकस होगी। और जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एज अ टीचर। तो ये जो है आपके फर्स्ट टॉपिक का नाम है। और चलिए अब इसको पूरा डीपली जो है पॉइंट वाइज क्लियर कर लेते हैं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे ना छूटे। तो व्यक्तिगत जो अंतर विभिन्नता जो है वो होती क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसका वो समझ लीजिए कि सभी व्यक्तियों या बालकों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि दो व्यक्ति या बालक सभी क्षेत्र में एक समान नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि कोई जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्णतया जो समानता है वो नहीं देखी जा सकती। तो ये व्यक्तिगत डिफरेंसेस होता है कि कोई भी एक जैसा नहीं होता। इवन कि जो ट्वेन्स होते हैं उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। और फिर क्या है कि प्रत्येक बालक की सीखने की दर मतलब हो जाए तरीके से जो उसकी रेंज है वो भी अलग अलग होती है। और व्यक्तियों की पाठ्य वस्तु को अधिगम करने की समय अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड बच्चा गेन करता है वो भी अलग अलग होती हैं। तो विकास से संबंधित जितनी भी थ्योरीज हैं वो व्यक्तिगत डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं दर्शाती है या दिखाती है। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब जो अगला टॉपिक कहता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है वंशानुक्रम, कि जो कोई भी डिफरेंसेस आता है दो बच्चों के बीच में अलग अलग, वो उसके जो है जीन्स से आया हुआ है, वंशानुक्रम है, वंशजों से मिला है। फिर वातावरण की, दो बच्चे अगर किस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं, इससे भी उनके जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं वो हो जाते हैं। शारीरिक विकास कैसा है दोनों का, ये भी मेन फैक्टर है। फिर आयु, सामान्यतः अलग अलग आयु के बच्चे अलग अलग जो होंगे व्यक्ति विभिन्नता में आएंगे। फिर लिंग भेद से भी आप अंतर दे सकते हो। परिवार किस तरीके से रोल प्ले करता है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे का सामाजिक वातावरण भी उसकी व्यक्ति विभिन्नता के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका वो है शैक्षिक गतिविधियों के निर्धारण में ये जो व्यक्ति विभिन्नता है इसको आप कैसे यूज़ करोगे या कैसे ये इम्प्लीकेबल है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला कि छात्रों के वर्गीकरण में, कि जब हम एज अ टीचर क्लासरूम के अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चे का, तो उस समय हमें जो है जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस है उसको ध्यान देना पड़ेगा कि एक ही ग्रुप में एक ही जैसे बच्चे ना हो जाएं। फिर गतिविधि के उद्देश्य निर्धारण में, कि अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ बनाना चाह रहे हो, ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, तो उसके जो एम्स और गोल्स होंगे वो हर बच्चे के लिए काम के होने चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिर गतिविधि साधनों के चयन में, एक्टिविटीज़ में जो भी आपको मटेरियल यूज़ करना है उसको कैसे आप चूज़ करोगे, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपका हर एक बच्चा कैसा है और क्या क्या डिफरेंसेस है। कहीं कोई बच्चा अगर ब्लाइंड है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मटेरियल चूज़ करना होगा।
फिर है सहयोगात्मक वातावरण, कि आपको जो है सहयोग वाला वातावरण निर्माण करना होगा ताकि व्यक्तिगत डिफरेंसेस होने के बावजूद बच्चे दूसरे को हेल्प कर सके, सहयोग कर सके। फिर लास्ट होता है समावेशीकरण। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेबल है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है या जब से भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई रही हैं तो समावेशीकरण की बात हमेशा ही कहा जाता है कि हर तरह का बच्चा जो है वो एजुकेशन से जुड़ सके। तो इसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें क्या करना होगा, पॉजिटिवली आगे बढ़ाना होगा या उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पर वह डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कॉग्निटिव इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी और वैल्यूज़। तो डायमेंशंस बतानी है आपको, साइकोलॉजी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक्स दिया हुआ है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक गुण में विभिन्नता के आयाम क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला जो है वो कॉग्निटिव है। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से बच्चा डिफरेंस होता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग अलग हो जाती है, तार्किकता, समस्या का समाधान, चुनौती का सामना करना और स्मरण शक्ति यानी कि चीज़ों को मेमोराइज करने के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक डायमेंशन हो सकती है। फिर दूसरी डायमेंशन है इंटरेस्ट यानी रुचि की। तो हर बच्चा जो है या जो हर व्यक्ति है वो जन्म से ही प्राप्त किए गए गुणों का पक्ष लेता है, उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड यानी कौशल। तो यहाँ पर कौशल सीखने की क्षमता, जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य, शिक्षण, हस्त व्यवसाय इत्यादि जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फिर क्रिएटिविटी भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये आप भी समझते होंगे। कुछ नया करने की तत्परता, जैसे कला, चित्रकला, नए तरीके से किसी भी काम को करना, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर हमें सपोर्ट करना चाहिए। फिर आता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में यहाँ पर आपको दो तरीके के लोग डिफरेंट मिल जाएंगे, एक होते हैं अंतर्वैयक्तिक और एक होते हैं अंतरावैयक्तिक, मतलब जो खुद में ही खोए रहते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो बहुत ही जल्दी सोशल हो जाते हैं। फिर आता है वैल्यूज़ की बात, कि समाज द्वारा जो स्वीकृत मान है या फिर जो प्रतीक है उसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना। तो इसमें भी जो होगा आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पर्सपेक्टिव विद फोकस ऑन गार्डनर थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर गार्डनर की थ्योरी के थ्रू आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको यहाँ पर पढ़ना है बेसिकली। तो यहाँ पर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ध्यान रखना है आपको कि गार्डनर जो थ्योरी दी है उसका नाम है मल्टी इंटेलिजेंस वाला, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी एक बुद्धि नहीं, उन्होंने कई तरह की बुद्धि की बात यहाँ पर करी है और व्यक्ति विभिन्नता को बहुबुद्धि द्वारा समझाया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बेसिकली कोई भी बेकार नहीं होता बच्चा, हर किसी में अलग अलग कोई ना कोई बुद्धि निहित होती ही है। तो क्या कहते हैं ये कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई भी बालक व्यर्थ नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आपको रियल में भी एज अ टीचर अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि हर बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। प्रत्येक बालक की विशिष्टताओं पर बल दीजिए, व्यक्ति विभिन्नता का आदर कीजिए और विभिन्नताओं का समावेशन भी कीजिए। अब देख लेते हैं बहुबुद्धि प्रतिभा का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो बेसिकली इन्होंने 7 टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसकी बात करी, जिसमें पहला है भाषाई यानी लिंग्विस्टिक, मतलब इसमें जो बच्चा है वो भाषा पर बहुत जल्दी पकड़ कर लेता है, लिटरेचर, साहित्य, पोएम लिखना, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से कर पाता है। कोई कोई बालक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। फिर तार्किक, गणितीय, कुछ लॉजिकल थिंकिंग कर लेते हैं। सांगीतिक, इसमें क्या हो जाएगा, संगीत से जुड़ जाएगा बच्चा, वो अच्छा गाता है। अंतः व्यक्ति हो जाते हैं जो खुद में ही खोए रहते हैं। फिर अंतर व्यक्ति जो बाहर सोशल जल्दी हो जाते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देहिक, इंद्रियत, और फिर आता है आपका स्थानिक बुद्धि वाले लोग, यानी कि जो स्थान, आप इसमें कह सकते हो जो आर्किटेक्चर होते हैं कि कहाँ पर कौन सा रूम बनना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, इस तरीके से। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है अमेरिका के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज है। और इनसे पहले लोग जो हैं बुद्धि को एक ही प्रकार का मानते थे, परंतु इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और जो इनकी बुक का नाम था वो था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनका मानना था कि जो माइंड है उनमें कई तरीके के फ्रेम्स बने होते हैं।
फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी, स्लो लर्नर हो गए, डिसलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज। तो ये जितने भी लर्निंग के टाइप्स हैं जिसमें बच्चा डिफरेंट हो सकता है वो यहाँ पर आपको देखना है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है सीखने में कठिनाई। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित ना हो, हम बच्चों को ना इतना मोटिवेट कर दें कि वो मतलब यही समझ जाए कि हमें आता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। विधियाँ रुचिकर हो तब भी ऐसा हो जाता है कि मान लो जो टीचिंग का तरीका है वो अच्छा नहीं है तो भी सीखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक वातावरण, संगत, कैसे लोगों के साथ बच्चा रह रहा है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है और पाठ्य वस्तु कैसी है, इस पर भी आधारित हैं कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये रीजंस हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो सबसे पहले आएंगे स्लो लर्नर यानी देर से सीखने वाले। तो अन्य बच्चों की तुलना में ना ये देर से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीखते ही नहीं है, बट कंपैरेटिवली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे उनके ही कैटेगरी के या एज ग्रुप के, उनसे क्या होता है ना, ये थोड़ा स्लो सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लो लर्नर है इनके रीज़न क्या हो सकते हैं, कारण क्या है। प्री मैच्योर जन्म, कुछ बच्चे जो हैं वो पूरी जो टाइम पीरियड है उससे पहले ही जन्म हो जाता है उनका, तो वो स्लो लर्नर हो जाते हैं। आघात किसी तरीका का अगर उनको लगा हो, मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो या अधिक लाड प्यार भी अगर बच्चों को किया जाए तो भी वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता और स्लो लर्नर बन जाता है। तो समाधान क्या है इसके, हम बच्चे की प्रशंसा करें, पुरस्कार दें, छोटे छोटे लक्ष्य दें और अभ्यास के अवसर यानी प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज करें। फिर नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है डिसलेक्सिया, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या है। इसका रीज़न जो है वो जेनेटिक्स हो सकता है, शारीरिक अक्षमता यानी बच्चे के हाथ ठीक से मसल्स काम नहीं कर रहे हैं और ध्यान ना देना, अगर वो गलतियाँ कर रहा है तो हमने उसको करेक्ट नहीं किया, तो इस तरीके से जो है ये वाली गलती हो सकती है। इस समाधान क्या है, शैक्षिक प्रेरणा कीजिए, अभ्यास के लिए दीजिए और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर है हमारा बौद्धिक कमी यानी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ना वो मानसिक रूप से ही मंद होता है, मंद बुद्धि का होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो इसके रीज़न क्या है कि गर्भ से मतलब जब उस गर्भ में था तो बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ, असंतुलित आहार मिला है बच्चे को, छोटी उम्र में सिर पर कहीं ऐसी जगह चोट लग गई, आनुवांशिक कारण जेनेटिक्स हो सकता है और वातावरण असहज मिला हो तो भी जो है मानसिक बुद्धि जो थोड़ी मंद हो जाती हैं। तो समाधान क्या है, मनोचिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं हम, बुद्धि परीक्षण विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जानकारी एकत्रित करें और फिर बच्चे को प्रोत्साहित करते रहें। फिर आएगा बौद्धिक प्रतिभा यानी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो ये हो जाते हैं थोड़े हमारे, ये भी डिफरेंसेस का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बच्चा औसत से अधिक क्षमता और प्रतिभा वाला हो जाता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही पढ़ने लग जाता है, ज़्यादा ही चीज़ें करने लग जाता है। तो रीज़न इस अनुवांशिक हो सकते हैं, हो सकता है उनके मॉम डैड ही इतने इंटेलिजेंट हो तो वो भी हो गए हैं, प्रोत्साहन उन्हें अच्छा मिला हो, वातावरण अच्छा मिला हो, पोषण और ध्यान सारी चीज़ें उन्हें बेस्ट मिली हो। तो आवश्यकता क्या है यहाँ पर, अब समाधान तो है नहीं, हमें यहाँ पर क्या है आवश्यकता बतानी है कि हम उसका प्रोत्साहन करें, अभिप्रेरित करें, उन्हें कठिन चुनौतियाँ दें और सकारात्मक मार्ग यानी आगे के लिए तैयार करें, क्योंकि हमें पता है उनमें टैलेंट है तो उसको यूज़ किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बुद्धि लब्धि का थोड़ा सा, बुद्धि लब्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होता है, जो IQ टेस्ट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको ये देखना है कि जो आंसर आपका आएगा IQ टेस्ट का, अगर वो मोर देन 120 है तो हम कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है यानी गॉड गिफ्टेड है। तो IQ निकालोगे कैसे, मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु गुना में 100। मानसिक आयु जो है वो आप किसी टेस्ट को, जो भी IQ टेस्ट होता है उसको देखकर निकाल सकते हो। यहाँ पर स्टिनर और हैरीमैन की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो केवल 1% ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, यानी अपने उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना कुछ मेथड्स की बात करेंगे, हम वेज की बात करेंगे, जिसमें मेडल्सन बिहेवियर जो है उसकी गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंटेक्स्ट।
तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, किस तरीके से जो हम डाटा जो है हम वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो किशोर और बालकों को समझने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा आंकड़े एकत्रित करना। सबसे पहले यहाँ पर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी प्राकृतिक अवलोकन है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑब्जर्वेशन यानी देखना। तो ये मनोवैज्ञानिक व अन्य सामाजिक विज्ञानों में उपयोग की जाने वाली शोध पद्धति है, जिसमें अनुसंधान विद्यार्थियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में मतलब नेचुरली ही तरीके से उनके व्यवहार का अवलोकन करते हैं, यानी देख कर प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित करते हैं। मॉसर ने इसकी डेफिनेशन भी दी है और बोला है कि अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहा जा सकता है। फिर आएगा आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो यह संचार और बातचीत की प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता व बालक को आमने सामने की स्थिति और मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे भी डाटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। औपचारिक व अनौपचारिक जो इंटरव्यू है वो दोनों तरीके से हो सकता है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स यानी चिंतनशील जो पत्रिकाएँ हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से अपने बारे में सामान्यतः अधिगम वातावरण के लिए कुछ ना कुछ बच्चे लिखते हैं, नोट लिखते हैं एक तरीके से। तो अपने अच्छे और बुरे अनुभवों व अतीत अनुभवों को लिखता है बच्चा। इसे ही हम रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं। यहाँ से भी डाटा जो है कलेक्ट किया जा सकता है। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के ऑब्जर्वेशन के बाद जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें सही व्याख्या और जानकारियाँ होना ज़रूरी है। इसमें विद्यार्थी की रुचि, उपलब्धि, कमियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। नरेटिव होता है फिर आपका आख्यान। कक्षा के भीतर बालकों के व्यवहारों का जो विवरणात्मक व्याख्या है, यानी पूरा खोल कर साफ साफ लिखना। और प्राथमिक विद्यालय के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि बच्चे छोटे उम्र के होते हैं। अधिगमकर्ता के व्यवहार का पूरा विवरण यहाँ पर होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके काइंड ऑफ प्ले से रिलेटेड है। खेल का अर्थ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं और फिर क्या क्या डेवलपमेंट होंगी वो देखते हैं। तो खेल एक स्वाभाविक, सार्वभौमिक और आत्मप्रेरित आनंदमयी क्रिया है। तो ये 3-4 जो वर्ड भारी भारी बोले हैं मैंने, हाँ जी, आपको याद करने पड़ेंगे। स्वाभाविक यानी बच्चा खुद ही सीख जाता है खेलना, देख कर या अपने आसपास से। फिर सार्वभौमिक यानी ये सभी करते हैं। आत्मप्रेरित, बच्चा खुद ही प्रेरित होता है खेलने के लिए। और आनंदमय, इंटरटेनिंग तो होता ही है। तो बालकों में ये प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मैकडूगल कहते हैं कि खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली क्रिया है या फिर खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर खेल को आप समझ सकते हो। विशेषताएं हो जाएंगी, स्वाभाविक प्रवृत्ति, खुद ही हो जाता है ये, स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है, आनंद प्रदान करता है, स्फूर्ति, ऊर्जा प्रदान करता है और ये जन्मजात होता है। फिर आएगा प्रकार में खेलों एक प्रकार क्या जाएगा। पहला है व्यक्तिगत खेल यानी जो अकेले खेलता है बच्चा। सामूहिक खेल समूह के साथ खेलता है। काल्पनिक खेल स्थिति की कल्पना करके, जैसे घर वाला खेल, ऑफिस खेल। संग्रहालय वाला जो संग्रहात्मक खेल, इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को कलेक्ट करता है। जैसे शिनचैन में आपने बो को देखा होगा जो पत्थरों को कलेक्ट करता है। फिर असक्रिय खेल जैसे वीडियो गेम्स वगैरह खेलना, इसमें बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो असक्रिय हो जाती है, एक्टिव नहीं होती। अब जो खेल है वो किस तरीके से यूज़फुल है डेवलपमेंट में, डिफरेंट। तो पहला शारीरिक विकास में महत्व, इससे शारीरिक अंगों का विकास होगा, क्रियात्मक क्षमता आएगी, फुर्ती आएगी, मोटापे जैसी बीमारियां दूर होगी, ऊर्जावान और शक्ति ये जो प्रदान करेगा। अब सामाजिक विकास में क्या महत्व है, सामाजिकरण में सहायक होगा क्योंकि दूसरे लोगों के साथ खेलेगा, सामाजिक मूल्य सीखेगा, नेतृत्व और गुण, लीडरशिप गुण आएगा, सहयोगी व्यवहार और समूह की भावना भी कहीं ना कहीं उसके अंदर टीम वाली फीलिंग आएगी। फिर संवेगात्मक विकास में महत्व, ये दीवा स्वप्न से दूर करेगा, संवेग नियंत्रण, चिड़चिड़ापन कम करेगा, प्रसन्नता का भाव लाएगा, हार को समझना कि खेल में हार जीत लगा रहता है तो फेलियर से डरेगा नहीं और उदारपूर्ण व्यवहार रखेगा। संज्ञानात्मक विकास में क्या जाएगा, खेल बच्चे को आगे बढ़ने, सोचने, मूल्यांकन करने और अपनी कमियों का पता लगाने का एक जरिया है। आत्मविश्वास, रचनात्मक और समावेशी होता है। तो ये चीज़ें जो डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है कि समूह की गतिशीलता यानी गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स, रूल्स ऑफ गेम्स क्या क्या हो जाते हैं चिल्ड्रन और क्या क्या चीज़ें लर्न करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। तो क्या है भाई इसमें कि एक दूसरे के साथ खेलने और समायोजन द्वारा आने वाले परिवर्तन, जब बच्चा दूसरों के साथ खेल रहा है, ग्रुप में खेल रहा है, तो समूह कार्य में होने वाली गतिविधियाँ। खेल के नियम क्या क्या होते हैं
क्या क्या बच्चे के अंदर गुण आ सकते हैं, ये देखिए कि नेतृत्व गुण होना चाहिए। अगर आपको लीड करना है टीम को तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए। अधिक अनुभव का मतलब होता है आपके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए और आरामदायक उपकरण होने चाहिए। ये सारे खेल के लिए बेसिक नियम जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये लास्ट टॉपिक है आपका कि मोल भाव द्वारा टकराव कम किया जा सकता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय नेगोशिएट। तो खेल में कई बार ऐसे लड़ाई दंगे हो जाते हैं कि नहीं आपने चीटिंग करी, हमारी गलती थी, आपकी गलती थी, ऐसा हो जाता है। तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, खेल नियमों को स्पष्ट करें कि जो रूल्स हैं ना वो गेम के वो एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर समझौता करवा सकते हैं, हारी टीम से सहज व्यवहार रखिए। ये नहीं कि अगर कोई टीम हार रही है तो आप बिल्कुल ही उनको बेइज्जती ही करने लग जाओ कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जीती टीम से हमें सीखना चाहिए और माफ़ करना भी हमें यहाँ पर सीखना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से गुण हैं जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं खेलों के द्वारा, और जो मोल भाव हो जाते हैं, टकरावट हो जाती है, वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये पूरा यूनिट 2 था आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक थे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका यूनिट 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत जल्दी बाकी की वीडियोस भी लेकर आऊँगी जिसमें यूनिट 3 और 4 करेंगे, और बाकी के भी जो BEd सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे।